डॉक्टर अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग। अध्याय 3 मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। अब तक इसके मैंने 2 वीडियो बनाए, उनका व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन। और ये पारिवारिक जीवन का दूसरा पार्ट चल रहा है। अध्याय अभी तीसरा ही है और आगे मैं पढ़ करके सुनाऊं इसके पहले भगवान बुद्ध की पावन स्मृति में उपस्थित आप सभी सम्मानित बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर अपने उच्च विचारों, सहृदयता, चारित्रिक बल व ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका स्थान ही उनकी उस प्रतिष्ठा के कारण बना था जो उन्होंने उच्च चरित्र और निष्कलंक नैतिकताओं वाले व्यक्ति के रूप में अर्जित की थी। भगवान बुद्ध, कबीर और महामना ज्योतिबा फूले के उपदेशों ने उनके जीवन को संवारा और प्रेरित किया था। वे मूडी व्यक्ति थे। सामान्य क्षणों में वे शांत, विनम्र, सुकुमार, कोमल और हास्य विनोद से भरे रहते थे। कभी कभी वे गुस्से में उबल पड़ते थे, किंतु ऐसा अकारण नहीं होता था। वे मस्त व्यक्ति नहीं थे। जीवन के आनंद उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। वे दूसरों के दुखों में रोते थे। निजी क्षणों में वे अत्यंत उदात्त, सादगी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते थे। उनके जीवन के कार्यक्रम बिल्कुल तय रहते थे, जिसमें यह ध्यान रखा जाता था कि प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हो। कभी कभार उनके आचरण में नरमी होती थी और वे धीमे धीमे बात करते थे। सुबह दैनिक कर्म से निपटने के बाद वे बाहर बरामदे में आ जाते थे और चटाई पर बैठकर ध्यान करते थे, फिर योगासन और थोड़ा व्यायाम करते थे। उसके बाद वे सुबह के अखबारों को देखते थे, किंतु ये कोई नियमित दिनचर्या नहीं थी। कभी कभी ये क्रम टूट भी जाता था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्हें हमेशा शाकाहारी भोजन पसंद आता था। खाने में वे रोटी और सब्जी लेते थे और उनका खाना एक कामगीर उनके स्कूल देकर आता था। ये व्यक्ति फोर्ट इलाके में नौकरी करता था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के दिनों में भी वे शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देते थे। वहां वे जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में पहुंचे थे और एक शयनगार डॉर्मेटरी में रहते थे। 4 अगस्त 1923 को अपने पिता के एक मित्र श्री शिवनाग जमींदार को लिखे पत्र में उन्होंने बताया था कि वहां उन्हें जो खाना मिलता है वे उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने लिखा था, मुझे ये खाना पसंद नहीं है और मैं सोचता हूँ कभी होगा भी नहीं, क्योंकि अधिकतर व्यंजन ढंग से पके नहीं होते और उनमें गोमांस होता है, इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए वे उस जगह को छोड़कर 554 वेस्ट 114 स्ट्रीट स्थित कॉस्मोपॉलिटन क्लब में आ गए, जहां कुछ भारतीय विद्यार्थी रहते थे। उसके बाद वे लिविंग स्टोन में रहे। वे फिल्में देखने बहुत कम जाते थे। वे बस भव्य ऐतिहासिक फिल्में ही देखते थे। एक बार मैं उन्हें कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा में एक हिंदी फिल्म देखने के लिए राजी करने में सफल हो गया। सिनेमा हॉल खचाखच भरा था। फिल्म शुरू हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उन्होंने बेचैनी होने लगी और वह बड़बड़ाने लगे, तुम मुझे बेकार ही मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए ले आए। अजीब ढंग से देखते हुए वह न जाने क्या क्या बुदबुदाते बड़बड़ाते रहे। फिल्म देखने आए लोगों के आक्रोश से डरकर मैं उन्हें फौरन सिनेमा हॉल से बाहर ले आया। बाहर आते समय उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें पुस्तकों की उन दुकानों में ले चलूं जो उनकी प्रिय थी। मैंने वही किया। जैसे जैसे साल बीतते गए और विशेषकर अपने बुढ़ापे के दिनों में उनकी किसी विशेष आहार में अथवा अधिक घी, तेल और मसाले वाले खाने में रुचि नहीं रह गई थी। उन्हें हर दौर में सादा खाना पसंद रहा, सादा खाना और सादा चावल। उन्हें अरहर और मसूर की दाल अच्छी लगती थी। कभी कभी वे खुद ही खाना और सब्जियां बनाते थे। वह खुद खाना बनाने में उस्ताद थे। उनकी बनाई सभी चीजें स्वादिष्ट होती थी। वह बस 1 या 2 चपाती, थोड़ा सा चावल, दाल, दही और मौसमी सब्जियां खाते थे। कभी कभी वे खुद थोड़ा सा खाना खा लेते थे और यदि मैं वहां होता था तो प्लेट मेरी तरफ खिसका कर कहते थे, अब तुम खा लो। कभी कभार अपने डॉक्टर की सलाह पर मांसाहारी भोजन के नाम पर थोड़ा सा चिकन या मछली ले लेते थे। एक बार मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझसे अपने साथ खाना खाने को कहा।
पहले भी कई बार उन्होंने मुझे साथ खाने के लिए कहा था। कभी कभी तो वे फ़ोन कर साथ खाने के लिए बुलाते थे, लेकिन इस बार की घटना अपवाद थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने खुद खाना बनाया है। ये सोचकर ही मेरी उत्सुकता और बढ़ गई और उनके बढ़िया व्यंजनों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने गर्मा-गर्म स्वादिष्ट सूप, 2 तरह की सब्जियां और चावल की पुडिंग बना रखी थी। वह अपना बनाया खाना पसंद करते थे और खाने की मेज पर बैठे अन्य लोगों से अपेक्षा करते थे कि वे उस बारे में कुछ कहेंगे। वे बहुत ठंडा पानी पीते थे और उसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल लेते थे। दोपहर का भोजन आमतौर पर 1:30 बजे परोसा जाता था। कभी कभी उसमें काफी देर भी हो जाती थी। ऐसा उनके मूड के कारण होता था। वे नौकर को रात में ही बता देते थे कि सुबह क्या नाश्ता करेंगे। ठंडी और नम हवा उन्हें रास नहीं आती थी, फिर भी अंदर का तापमान बेहद ठंडा रखना पड़ता था। उनके अध्ययन कक्ष और शयन कक्ष में 2 एयर कंडीशनर लगे थे और एक हमेशा अतिरिक्त रहता था ताकि दूसरा खराब हो जाए तो उसे चला लें। अक्सर जाड़ों में वे थोड़ा चिंतित रहते थे क्योंकि उन्हें ठंड बहुत पकड़ती थी और छींक के साथ साथ सांस की भी परेशानी रहती थी। उनके पास एक रेडियोग्राम था जिस पर वे मुझसे बौद्ध ज्ञान के रिकॉर्ड बजवाते थे। उनके पास HMV हिज मास्टर्स वॉइस कंपनी के ऐसे 4 ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे और उन पर उनका नाम छपा था। इसके अलावा उनके पास 200 से भी अधिक ऐसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे जिनमें भक्ति के गीत थे। उन्हें वे फुर्सत के क्षणों में सुना करते थे। अक्सर वे खबरें सुनने के लिए रेडियो चला लेते थे। वे फोटोग्राफरों को अपनी तस्वीरें खींचने के लिए बहुत कम मौका देते थे। ऐसा बहुत कम मौकों पर होता था कि फोटोग्राफर जब उन्हें सुबह या शाम को बाहर बैठा देखता था तो चुपचाप उनकी तस्वीर खींच लेता था। गर्मियों की एक शाम वे बड़ी विचित्र स्थिति में दिखाई दिए। वे गाउन पहने हुए थे जिसके बटन भी नहीं लगे हुए थे और कमरबंद भी नहीं कसा था। वे एक बहुत बड़ी लंगोटी पहने थे। जब मैंने मुस्कुराते हुए इस तरफ इशारा किया कि उनके गाउन के बटन खुले थे और लंगोटी का पिछला हिस्सा उनके पीछे फर्श पर झाड़ू लगा रहा था, तो उन्होंने कहा, क्या ये सच है या कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? फिर उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि मेरी बात ठीक थी। तुमने ये सब कैसे देख लिया? जब मैंने साहस करके दोबारा उनका ध्यान उनकी गुलाबी रंग की लंगोटी की तरफ दिलाया तो वे मुस्कुरा दिए और बोले, लगता है तुम्हारे पास बाज की आंखें हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है और मैं अपनी पैंट पहनना भूल जाता हूँ। कभी कभार अपने जन्मदिन जैसे मौके पर यदि वे अच्छे मूड में होते थे तो जय जयकार करती भीड़ के बीच घूमते थे, उनमें खुलकर घुलते मिलते थे, या फिर फूलों, बधाइयों और आशीर्वादों से सजी बहुत बड़ी मेज के सामने लगी छोटी सी मेज पर बैठ जाते थे और लोगों से फूलों के गुच्छे स्वीकार करते थे। अब उनकी वेशभूषा कैसी थी इस बारे में हम बता रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को महंगी पोशाकें, बेहतरीन ढंग से सिले ऊनी और सूती सूट बहुत पसंद आते थे। उनकी ये राय थी कि कपड़े ही आदमी के लिए होते हैं, आदमी कपड़ों के लिए नहीं होता। उनकी दृष्टि में वे कपड़े सबसे अच्छे होते थे जो उनकी जरूरतों के मुताबिक होते थे, विशेषकर वे कपड़े जिनमें उन्हें पूरी तसल्ली और आराम मिलता था। कोई भी व्यक्ति उन्हें कोई नया फैशन अपनाने और दर्जी बदलने का कितना भी आग्रह कर लेता, वह अपने पुराने दर्जी से संतुष्ट थे और उसे बदलने के लिए कभी राजी नहीं हुए। इस तरह की बातों में उन्हें मजा आता था और वे खूब जोर से हंसते थे। इस तरह पुराने फैशन के प्रति उनकी वफादारी चलती रही। बुढ़ापे में भी उनमें बच्चों की सी ईमानदारी और सादगी मौजूद थी। उन्हें साफ सुथरे कपड़े अच्छे लगते थे। जब वे उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए लंदन में थे तो उन दिनों वे कपड़ों पर बहुत कम खर्च करते थे और अपने बचाए पैसों से अपने आजीवन साथी यानी पुस्तकों की खरीदारी करते थे। अपने निजी क्षणों में वे बहुत ज्यादा सादा जीवन व्यतीत करते थे। गर्मियों में वे धोती या लुंगी या कुर्ता पजामा पहनते थे। कुछ विलक्षण मौकों पर वे मूड में होने पर कमीज, लुंगी और चप्पल पहन लेते थे और तब दक्षिण भारतीय मद्रासी लगते थे। सर्दियों में आमतौर पर ऊनी कमीज, कोट, स्वेटर और मफलर पहनते थे। वे शॉल और ओवरकोट बहुत कम ही पहनते थे। वैसे औपचारिक समारोह में वे अवसर के उपयुक्त पोशाक ही पहनते थे। तब वे सूती या ऊनी सूट, हैट, फेल्ट कैप या कैप जैसा कि मौका होता था पहनते थे। साथ ही वे शिष्टाचार का भी बहुत ध्यान रखते थे। बहुत ही कम मौकों पर वे अचकन पहनते थे।
एक और मौके पर उन्होंने जुड़े कॉलर वाली कढ़ाई की हुई एक कमीज पहनी थी। उनके पास उम्दा सिलाई वाले 2 गाउन भी थे, जिन्हें वे तब पहनते थे जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होता था। अपने बेदाग सफेद भारतीय वस्त्रों में वे किसी गंभीर चश्माधारी रोमन सीनेटर की तरह दिखाई देते थे। फिर भी वे बहुत सादा जीवन ही जीते थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस, श्रम सदस्य, वायसराय की कार्यकारी परिषद, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री, कॉलेज प्रोफेसर जैसे मौकों अथवा भूमिकाओं में और राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और विदेशी विभूतियों के साथ संसद भवन सम्मेलनों और सभाओं, सार्वजनिक समारोह में गरीबों और जरूरतमंदों के साथ लिए गए उनके दुर्लभ फोटोग्राफों में वे विभिन्न किस्म की पोशाकों और वस्त्रों में दिखाई देते हैं। उनके ऊनी और सूती सूटों में बड़ी बड़ी जेबें होती थीं, जिनमें ढेरों कागज आ सकते थे। जेब के अंदर एक और जेब और उस जेब के अंदर भी एक और बहुत छोटी सी जेब होती थी, जिसमें उनका फाउंटेन पेन कस जाता था, और ये एक और अतिरिक्त आकर्षण की बात होती थी। उनकी अलमारियों में किस्म किस्म के हैट, कैप, फेल्ट हैट, नेकटाई और कॉलरों के अलावा खूबसूरत और मजबूत छड़ियां भी सजी रहती थीं। साल दर साल बीतते गए तो उनके वर्षों पहले सिले गरम सूट ढीले पड़ गए, क्योंकि लंबी बीमारी के कारण उनकी भव्य काया ही सिकुड़ गई थी। इन्हें दोबारा सिलवाया गया। जिस दर्जी को इस काम पर लगाया गया था, उसे उनके साथ बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि वे कुछ बदलावों के लिए हिदायतें पर हिदायतें देते चले जाते थे। कभी कभी वे दर्जी को अपने कमरे में बुला लेते थे या फिर उसकी दुकान में ही जा धमकते थे और कुर्सी में जमकर उसे कुछ देर हिदायतें देकर चले आते थे। एक बार इस तरह दोबारा सिले गए एक ऊनी सूट को उनकी हिदायत के मुताबिक फिर से उधेड़ा गया और फिर से सिला गया। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक बार उन्होंने दर्जी को हिदायत दी कि वे ऊनी सूट को उधेड़कर मेरी पसंद के मुताबिक मेरे लिए एक सूट तैयार कर दे, जबकि मैं उनसे कहता रह गया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कुछ नमूने और उस महान पुरुष की अनगिनत पोशाकें मैंने नागपुर के अंबेडकर म्यूजियम में रखवा दिए हैं। इसके अलावा मैंने म्यूजियम में ऐतिहासिक महत्व की कुछ अन्य वस्तुएं भी रखवा दी हैं, जो मैंने विचित्र स्रोतों से संकलित की थी और मेरे पास 35 वर्षों से भी अधिक समय से सुरक्षित थी। ये सब वस्तुएं मैंने अंबेडकर म्यूजियम को दान कर दी हैं, जो एक तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। तो साथियों, ये अध्याय 3 आज कंप्लीट हुआ। अब मैं अगले अध्याय को पढ़ूंगी वो आगे के वीडियो में, और तब तक आप लोग इंतजार करें। विदा चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान।